हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ एटमिस फ्लॉप फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में, जिस ट्रेलर के साथ साथ हमें एक्चुअल में ये पता चल गया कि अब ये फिल्म फाइनली रिलीज कब होगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस फिल्म को काफी लंबा डिले कर दिया गया है। और अगर इस फिल्म की रियल रिलीज डेट की बात करें तो पहले हमें ये फिल्म एक्चुअल में 2019 के ईयर में देखने मिलने वाली थी, जिसकी रिलीजिंग डेट 9 अगस्त की थी। बट अनफॉर्चुनेटली जब इस फिल्म के पहले टीजर को रिलीज किया गया था 27 नवंबर 2018 में, वो भी इस फिल्म के रिलीज से एक साल पहले, तो लोगों को यही उम्मीद थी कि ये फिल्म हमें इसकी एग्जैक्ट रिलीज डेट पर देखने मिलेगी। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं और फिल्म पूरे एक साल डिले कर दी गई। और अब जाकर फाइनली इस फिल्म का ऑफिशियली ट्रेलर निकल कर आया है, जिसमें हमें इस फिल्म की एक और फाइनल रिलीज डेट देखने मिली, जो कि है इसी साल 29 मई की। तो चलिए अब बात करते हैं इस फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर की, और ये भी कि ट्रेलर को देखकर ये फिल्म मुझे कितनी ज्यादा पसंद आ रही है। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग तो बनती ही है, क्योंकि यहाँ पर मैं फिल्म की कुछ प्लॉट की डिस्कशन भी करने वाला हूँ, जो बेसिकली एक स्पॉइलर ही है। तो अगर आपको मेरा ये काम थोड़ा सा ही पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे तो इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो फ्रेंड, जब इस फिल्म का ऑफिशियल टीजर रिलीज किया गया था तो उस टाइम पर भी मैंने एक ब्रेकडाउन वीडियो बनाई थी इस फिल्म से रिलेटेड। तो अगर आपको इस फिल्म के प्लॉट की थोड़ी बहुत डिटेल्स चाहिए तो आप जाकर एक बार उस वीडियो को देख सकते हैं। बट हाँ, वीडियो काफी पुराना है और मेरे बोलने का अंदाज भी बहुत ज्यादा वियर्ड है। लेकिन जो भी हो, मैंने आपको उस वीडियो में फिल्म से रिलेटेड काफी सारी डिटेल्स दी है, जिन्हें मैं इस वीडियो में भी थोड़ी बहुत कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इससे पहले मेरी राय जान लेते हैं कि इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है इस फिल्म को लेकर। वेल, अगर सीधी और साफ बात कहूँ तो इस फिल्म का ट्रेलर देखकर मुझे ये बात ठीक ठीक और बिल्कुल साफ समझ आ गई कि डिज्नी स्टूडियो की बस की बात बिल्कुल भी नहीं कि वो किसी भी लेजेंड कैरेक्टर्स को उठाकर उनकी फिल्मों को अच्छे से बनाए। हालांकि कभी कभी डिज्नी स्टूडियो की तरफ से उनका तुक्का लग जाता है और फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर लेती है। बट ऐसा नहीं कि फिल्म को बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर अच्छा बनाया जाता है। और अगर इस लिस्ट में मैं अच्छी फिल्मों की बात करूँ, आई मीन लाइव एक्शन फिल्मों की, तो ये लिस्ट भी बहुत छोटी सी है। क्योंकि इस लिस्ट में सबसे पहली फिल्म आती है जंगल बुक, उसके बाद द लॉयन किंग, फिर अलादीन और ब्यूटी एंड द बीस्ट। लेकिन अगर आप इनमें से सबसे बेस्ट फिल्म की बात करोगे तो ऑब्वियसली वो फिल्म सिर्फ और सिर्फ जंगल बुक ही निकल कर आएगी। बाकी रही बात ब्यूटी एंड द बीस्ट, अलादीन और द लॉयन किंग फिल्म की, तो ये सारी की सारी फिल्मों को डिज्नी ने 2D से लाइव एक्शन में कन्वर्ट किया था। और यहाँ तक कि फिल्म की स्टोरी भी बस कॉपी और पेस्ट ही की गई थी, यानी फिल्म में कुछ भी नया नहीं था। और अगर डिज्नी इन सब से हटकर कुछ अलग कंसेप्ट बनाता है तो वो कंसेप्ट भी लोगों को पसंद नहीं आता, जैसे कि डुम्बो, पैटीज ड्रैगन और क्रिस्टोफर रॉबिन। ये सारी ही फिल्में डिज्नी के 2D लाइव एक्शन वर्जन से बिल्कुल हटकर बनाई गई थी। बट हो ना हो, फिल्मों के प्लॉट में उतना ज्यादा दम नहीं था, और ना ही फिल्म के डायरेक्शन में। भले से ही डुम्बो फिल्म को टिम ब्रूटन जैसे टैलेंटेड डायरेक्टर ने डायरेक्ट क्यों ना किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस फिल्म के डायरेक्शन में हमें ये बात साफ साफ पता चल जाती है कि ये फिल्म टिम ब्रूटन के वर्जन की बिल्कुल भी नहीं लगती। क्योंकि टिम ब्रूटन किस तरीके की फिल्मों को डायरेक्ट करते हैं ये बात आपको भी पता है और मुझे भी। और अब बात करें मालेफिसेंट फिल्म की, तो जी हाँ, डिज्नी के लाइव एक्शन वर्जन में मालेफिसेंट एक अच्छी खासी फिल्म बनाई गई थी, जो कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा था। इतना के लोगों को फिल्म भी पसंद आई और फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की। लेकिन उसके बाद क्या था, डिज्नी ने मालेफिसेंट के यूनिवर्स में इसका सेकंड पार्ट बनाया और पूरी तरीके से मालेफिसेंट के यूनिवर्स को बर्बाद कर दिया। क्यों और किस लिए, उसकी डिटेल आपको इस फिल्म के रिव्यू में मिल जाएगी, जो कि मेरे चैनल पर अवेलेबल है, इसलिए जाकर आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। और शायद यही चीज फैंस को भी पसंद नहीं आई, इसलिए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के हिसाब से कमाई नहीं कर पाई, ना कि इसके फर्स्ट पार्ट के लेवल तक। इसलिए मुझे लगता है कि डिज्नी की तरफ से मालेफिसेंट फिल्म के यूनिवर्स को सेकंड पार्ट में ही रोक दिया गया है। और अब देखते हैं आगे चलकर डिज्नी के इस लाइव एक्शन वर्जन में मुलान फिल्म क्या असर दिखाती है। क्योंकि अगर एक हिसाब से देखा जाए तो मुलान फिल्म डिज्नी के लाइव एक्शन में बनी हुई एक और सबसे महंगी फिल्म है, जिसका बजट ही लगभग 200 मिलियन का है, जो कि हमें फिल्म के ट्रेलर में भी साफ साफ नजर आता है। और ऐसे में बात करें एटमिस फ्लॉप फिल्म की, तो इस फिल्म का भी बजट लगभग 125 मिलियन का है। और उससे भी बड़ी बात कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है केनेथ ब्रैनेट ने, जिन्होंने अपने करियर में थॉर जैसी फिल्म भी बनाई है। और नो डाउट के फैंस को वो फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई थी। और इसके अलावा भी केनेथ ने अपने करियर में डिज्नी के लिए सिंड्रेला जैसी फिल्म भी बनाई है, और अब ये उनके करियर की दूसरी फिल्म है डिज्नी के साथ। और हाँ, डिज्नी और फॉक्स की डील हो जाने की वजह से मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस फिल्म का सीक्वल भी डिज्नी के अब अंडर ही आता है, जिसे वो डायरेक्ट कर रहे हैं। और इस फिल्म के सीक्वल का नाम डेथ ऑन द नील है। तो शायद हो सकता है कि उनकी तरफ से ये फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित हो। लेकिन अगर फैंस पर आ जाए तो एटमिस के फैंस इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर इतने ज्यादा खफा है कि मैं आपसे क्या कहूँ। और सच में जब मैंने भी एटमिस फ्लोर की पूरी डिटेल्स निकाली, यानी इसकी ग्राफिक नॉवल की पहले ही चैप्टर की बात करें, तो इस नॉवल का पहला चैप्टर इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि फिल्म का ट्रेलर उसके लेवल को टच तक नहीं करता, वो भी किसी भी एंगल से। और अगर फिल्म के इस ट्रेलर में प्रॉब्लम
प्रॉब्लम की बात की जाए तो पूरा का पूरा ट्रेलर प्रॉब्लम से भरा हुआ है, सिवाय बटलर और होली के कैरेक्टर को छोड़कर, क्योंकि इन दो कैरेक्टर से मुझे कोई भी गिला शिकवा बिल्कुल भी नहीं हो रही। बट इसके अलावा मुल्च के कैरेक्टर की बात करें, जिस कैरेक्टर का रोल इस फिल्म में प्ले कर रहे हैं जॉर्ज ग्लैड, जिस कैरेक्टर को देखकर मुझे इतनी ज्यादा हंसी आ रही है, क्योंकि जॉर्ज ग्लैड का ये मुल्च का वर्जन एक्चुअल में हमें देखने से सीधे सीधे हैरी पॉटर के हेडविट की याद दिलाता है। जबकि अगर इसकी ग्राफिक नॉवल पर आए तो ये कैरेक्टर एक्चुअल में उस ग्राफिक नॉवल में एक ड्रॉप का है, जो कि ट्रेलर देखकर हमें किसी भी एंगल से नहीं लग रहा। और इसके अलावा सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मुझे इस ट्रेलर में दो चीजों से हुई है, जो कि एक है कॉलिन फेरल का कैरेक्टर, जिन्हें इस फिल्म में क्यों लिया गया और किस लिए डाला गया है, ये बात मेरे अब तक समझ नहीं आ रही। क्योंकि अगर ग्राफिक नॉवल पर आए तो ग्राफिक नॉवल के पहले चैप्टर में एटमेस के पिता की बस इतनी सी ही डिटेल दी गई है कि वो कहीं चले गए हैं, बस कहीं चले गए हैं, ना कि ये बताया गया कि उन्हें किडनैप कर लिया गया है। और एक्चुअल में इस चैप्टर को इसके तीसरी ग्राफिक नॉवल में कंप्लीट किया गया है, वो भी काफी कम पोर्शन में, क्योंकि एटमेस के पिता को ये तक नहीं पता कि मैजिकल वर्ल्ड भी होता है। बस वो एक छोटे मोटे कलेक्टर है और इंसानों की दुनिया में एटमेस की पूरी फैमिली का परिचय एक क्रिमिनल फैमिली के हिसाब से किया जाता है। यानी अगर देखा जाए तो एटमेस का कैरेक्टर भी उस ग्राफिक नॉवल में एक विलन टाइप ही है, जो कि कभी भी अच्छे काम नहीं करता। और फैंस को जो चीज उस नॉवल में पसंद आई थी, उन्हीं चीजों को उठाकर यहाँ पर पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है और फिल्म के ट्रेलर को सस्ती मैन इन ब्लैक की तरह लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया गया है। और हाँ, हैरी पॉटर को कौन भूलेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो जितनी फैन फॉलोइंग हैरी पॉटर की पूरी दुनिया में बनी है, वैसी ही फैन फॉलोइंग एटमेस के कैरेक्टर की भी बन सकती है, क्योंकि ये कैरेक्टर हमारे इंडिया और बाकी दूसरी छोटी छोटी कंट्रीज में इतना ज्यादा फेमस नहीं, लेकिन जिन भी लोगों ने इसकी नॉवल को पढ़ा है वो लोग एटमेस से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और अगर इस सब्जेक्ट पर कोई फिल्म बनाने के लिए तय कर लिया जाता है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बट डिज्नी यहाँ पर इस फिल्म के ट्रेलर से ही पूरी तरीके से फेल हो रहा है, क्योंकि वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो ने हैरी पॉटर की उस नॉवल को नॉवल से उठाकर ही बनाया था, जिसमें पूरी तरीके से चल नॉवल की राइटर जेके रॉलिंस की चल रही थी। बट यहाँ इस फिल्म को देखकर ऐसा लग रहा है कि एटमेस की नॉवल राइटर इयॉन कॉल्फर की यहाँ पर चलने तक नहीं दी गई है। बस यहाँ पर डिज्नी ने अपनी चलाकर इस फिल्म की सीरीज को स्टार्ट होने से पहले ही खत्म कर दिया। और अगर राइटर्स की बात कर ली जाए तो इस फिल्म की स्टोरी लिखने के लिए लगभग 3 राइटर्स को लिया गया है, जिनमें से 2 का तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक राइटर का नाम है माइकल गोल्डबर्ग, जिन्होंने अपने करियर में सिवाय अच्छी फिल्म हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फेनिक्स के अलावा और कुछ नहीं लिखी, क्योंकि उनके खाते में इसके अलावा पीटर पैन और ग्रीन लैंटर्न जैसी फिल्म है, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि माइकल ने अपनी मेहनत इस फिल्म की स्टोरी लिखने में किस तरीके से लगाई है। क्योंकि इससे अच्छा तो यही होता कि डिज्नी एटमेस प्योर की फिल्म नहीं बल्कि सीरीज बना लेता, जिसे वो डिज्नी प्लस के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भी शो कर सकता, ठीक नेटफ्लिक्स की तरह, और हर एक बुक का एक पूरा का पूरा सीजन भी बन जाता। इससे लोगों को इस कैरेक्टर उसकी पूरी की पूरी दुनिया को समझने में भी बहुत ज्यादा आसानी होती। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है वो है एटमेस का कैरेक्टर, जिसका रोल इस फिल्म में पैडिया शॉ ने प्ले किया है। और यही एक सबसे बड़ी मेजर डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये कैरेक्टर सिर्फ एज ही के मामले में ट्रेलर में ही साफ साफ समझ आ रहा है कि 12 साल का तो बिल्कुल भी नहीं लगता। क्योंकि इसकी नॉवल में एटमेस के कैरेक्टर ने जब बड़े बड़े कारनामे करना शुरू कर दिया था तो उसकी स्टार्टिंग एज उस नॉवल में 12 साल की ही थी। जिसके बाद इस नॉवल को आगे कंटिन्यू करते हुए जैसे जैसे इसके अलग अलग इश्यूज निकल रहे थे, तो उन इश्यूज में एटमेस की एज भी बढ़ रही थी, जो कि आई थिंक 17 से 18 साल के बीच आकर रुक गई है। लेकिन फिल्म के पहले ही पार्ट में एटमेस की एज को लेकर गड़बड़ है, उसके बाद कैरेक्टर पसंद नहीं आ रहा। इसके अलावा हमने ट्रेलर में एटमेस को ट्रेन होते तक देखा, जो कि उस कैरेक्टर पर तो बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा, क्योंकि एटमेस अगर किसी नाम से इस नॉवल में फेमस है तो वो नाम है क्रिमिनल मास्टरमाइंड, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि एटमेस सिर्फ 12 साल की एज में अपने दिमाग को किस तरीके से यूज करता है, और सिर्फ उसे अपने दिमाग को ही बहुत अच्छी तरीके से यूज करना आता है, ना कि अच्छी तरीके से फाइट करना। क्योंकि फाइट करने के लिए एटमेस के पास उनका सबसे लॉयल गार्ड बटलर जो है, जो इन सभी मैटर्स को काफी अच्छी तरीके से हैंडल करता है। भले से ही सिचुएशन कितनी भी ज्यादा बुरी क्यों ना हो और सामने कैसी भी मुसीबत क्यों ना हो, बटलर उन सभी मुसीबतों से निपटने के लिए काफी आसानी से उन सभी से भिड़ जाता है। और यहाँ पर एटमेस का काम हर बार अपनी जान ही बचाना होता है। और हाँ, उसके पास प्लान्स हमेशा रेडी रहते हैं कि अगर सिचुएशन बुरी है तो उन सिचुएशंस में उन्हें क्या करना है। अगर आपको ये जानना है कि एटमेस का दिमाग किस तरीके से काम करता है, तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल नेटफ्लिक्स की सीरीज मनी हाइस्ट को ही ले लीजिए, जिसमें हमने प्रोफेसर के कैरेक्टर को देखा है। अब प्रोफेसर को लड़ना तो बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन जिस तरीके से प्रोफेसर का दिमाग चलता है, ठीक वैसा ही दिमाग एटमेस भी चलाता है। और पूरी की पूरी सीरीज इसकी नॉवल जिस टाइप पर फोकस करती है, वो फोकस है सिर्फ और सिर्फ हाइस्ट पर, कि किन्हें किस तरीके से लूटा जाए। और एटमेस इन्हीं सभी में अपने दिमागों को बहुत ज्यादा दौड़ाता है, जिसके बाद जब उस पर अपने बिजनेस को रन करने की जिम्मेदारी आती है और अपने परिवार को भी चलाने की, वो भी सिर्फ 12 साल की एज में, तो एटमेस के सामने मुसीबत बाकी की दूसरी सिचुएशन नहीं बल्कि ये है कि उसे उसकी फैमिली से अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके पिता नहीं है और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी कुछ अच्छा नहीं। ऐसे में एटमेस को चाइल्ड केयर वाले ले जाएंगे, इसलिए एटमेस को यहाँ पर अच्छे खासे पैसे भी चाहिए ताकि वो अपने फैमिली बिजनेस और अपनी फैमिली को संभाल सके, और उसे अपने पिता को भी ढूंढना है, जो कि बाद में एटमेस को ये पता चलता है कि किसी रशियंस ने उसके पिता को किडनैप कर रखा है। लेकिन फिल्म
के ट्रेलर में हम इस चीज को देख सकते हैं कि एटमॉस के पिता जादुई दुनिया के बीच फंस गए हैं और उन्हें एक्चुअल में इस फिल्म में एक लाजवाब कलेक्टर दिखाया गया है जो कि जादू की चीजें कलेक्ट कर अपने पास रखते हैं। लेकिन अगर फिर से आ जाए उस नॉवेल पर, तो एटमॉस ने इसकी तलाश वियतनाम जाकर की थी, जहाँ पर उसे एक फेरी मिलती है जिससे लड़ने झगड़ने के बाद एटमॉस के हाथ फेरिस की बुक लग जाती है जो कि फेरिस की ही लैंग्वेजेस कॉन्विस वर्ड्स में लिखी हुई होती है। जिसके बाद एटमॉस उन्हें लाकर कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर बनाता है और उन पूरी की पूरी लैंग्वेजेस को कन्वर्ट कर लेता है और यहीं से हमें ये पता चल जाता है कि एटमॉस का दिमाग कितना ज्यादा चलता है। जिसके बाद एटमॉस को फेरिस की दुनिया जो अंडरग्राउंड है जिसका नाम हेवन है उसके बारे में पता चलता है और ये पता चलता है कि फेरिस की पावर्स किस तरीके से काम की जाती है और उनका पूरा का पूरा किंगडम भी इस तरीके से चलता है। जिसके बाद वो बटलर को लेकर रिवर के पास के ट्री के पास जाता है जिस ट्री का नाम है ओक, जो कि फुल मून के टाइम पर वर्क करता है और वहाँ से वो हेवन की दुनिया से एक फेरी को किडनैप कर लाता है और यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का असली पार्ट, जहाँ पर वो फेरिस को किडनैप कर ये मैसेज देता है हेवन वर्ल्ड में कि अगर उसे गोल्ड नहीं दिए गए तो वो उन फेरिस को मार देगा। जिसके बाद उसे गोल्ड मिलते हैं और वो उन फेरिस को छोड़ देता है। तो सुनने में ही ये प्लॉट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और हाँ, उसके बाद फेरिस से वो अच्छी खासी जंग भी छेड़ देता है क्योंकि वो हेवन की दुनिया से फेरिस की क्वीन को भी उठा लाता है। जिसके बाद उसे वहाँ पर एक फेरी हॉली नाम की मिलती है जिसे वो बहुत ही ज्यादा पसंद करता है और उसके बाद इस पहले नॉवेल के चैप्टर में इसी कहानी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है और उसके बाद एटमॉस की स्टोरी अगली दुनिया पर बढ़ती है जैसे कि एटलांटिस की दुनिया और इसके अलावा ट्रोल्स, ड्रॉप, लेप्रेकॉन जैसे कैरेक्टर भी एटमॉस की इस पूरी की पूरी दुनिया में आते जाते हैं। और हाँ, एटमॉस की इटर्निटी कोड जैसी नॉवेल हमें मरने की बात की दुनिया में ले जाती है और पैराडिक्स नॉवेल टाइम की एक अलग दुनिया में। लेकिन ये दुनिया एटमॉस की बहुत ज्यादा बड़ी है, वो भी इतनी बेस्ट कि आपको ये अंदाजा नहीं होता कि इसकी नॉवेल के अगले इशू में आपको क्या अलग सी चीजें देखने मिल सकती है। लेकिन फिल्म इसे पूरी तरीके से बर्बाद कर रही है। खैर, तो बाकी की जानकारी मुझे लगता है मुझे रोक लेनी चाहिए फिल्म देखने तक की, ताकि मैं फिल्म देखकर ये बता सकूं कि फिल्म ने नॉवेल को किस तरीके से बर्बाद कर दिया है। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि फिल्म को एक लंबा डिले किया गया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ फिल्म को फिर से रीशूट कर हमारे सामने अच्छी तरीके से बनाकर रखने का, जी नहीं, आपकी सोच यहाँ पर भी पूरी तरीके से खत्म होती है क्योंकि इस फिल्म को रीशूट पर डाला ही नहीं गया था। यानी बस इस फिल्म को एक लॉन्ग डिले दिया गया था क्योंकि डिज्नी के पास रिलीज करने के लिए 2019 में काफी सारा मटेरियल था। ऐसे में इस फिल्म को डिले कर डिज्नी 2020 के लिए कुछ बचा रहा था, जिनमें से एक एटमॉस फ्लोर की भी फिल्म है। और ट्रेलर में सीजीआई वर्क को भी देखकर मैं ये बात तो आपको साफ साफ कह सकता हूँ कि फिल्म में सीजीआई वर्क को भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया गया। यानी ये फिल्म भी जॉन कार्टर और पर्सी जैक्सन की सीरीज की तरह फिल्म का एक बैड वर्जन है। लेकिन जब नॉवेल पर अच्छी फिल्मों को बनाया जाता है तो उसका सीक्वल हमें कभी भी आगे देखने ही नहीं मिलता। फिल्में जैसी कि स्टारडस्ट और स्पाइडर वीक, जिनका सीक्वल आज तक हमें देखने नहीं मिला। खैर, तो आपकी क्या राय है इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको पहले इस फिल्म का ट्रेलर कितना ज्यादा पसंद आया था और अब मेरी इन डिटेल्स के बाद आपको इस फिल्म का ट्रेलर किस हद तक अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लगे तो इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।